अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर, जो कि क्लास 10 फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड और BS के जो सी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो कोर्स है ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 है। जो फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जो पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं, पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए चैप्टर नंबर 1 है। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। हाई लेवल की लैंग्वेज की जो टाइप है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे। और आखिर के अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज थी और कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता था। लेकिन उसके में दो प्रॉब्लम थे। एक तो वो मशीन डिपेंडेंट थी, मीन कि उसका सॉफ्टवेयर किसी और, जिस कंप्यूटर पे डिज़ाइन करोगे उसी कंप्यूटर पे चलेगा, किसी और कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए था जो तमाम कंप्यूटर पे चले, स्पेसिफिक कंप्यूटर पे ना चले। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम उसमें यह था कि उसका जो नॉलेज था वो इनफाइनाइट था। ठीक है, और अगर कोई बंदा आपको कहे कि स्टार काउंट करें, तो आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे। काउंट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको बेवकूफ़ी होंगे, क्योंकि काउंट उस चीज़ को किया जाता है, सीखा उसको जाता है जिसके अंदर जिसकी कोई लिमिट हो। और जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो इनफाइनाइट हो, तो इसलिए उसको सीखा नहीं जाता, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो नॉलेज होता है वो तकरीबन इनफाइनाइट होता है। और जो बंदा अपना प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहा होता है वो कभी भी आपको उसका बारे में बताएगा नहीं, और आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप उस कंपनी से एक्सेस करो। तो इसलिए इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो तकरीबन क्या है, नामुमकिन थी। तो फिर हमने सोचा कि हम कोई ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन करें जो हमारे लिए क्या हो, आसान हो, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, एक स्लो स्लो ये इम्प्रूव होती है। तो हमने उस लैंग्वेज में क्या देखा था कि जो नुमेरिक डेटा था उसको तो हम 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन जो सिंबल होते थे उनके जो कोड हमें मेमोराइज करने पड़ते थे। ठीक है, इसलिए काफ़ी मुश्किल काम था। तो हमने सबसे पहले उन कोड के लिए निमोनिक्स कोड यूज़ की और एक ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन की जिसका नाम हमने असेंबली लैंग्वेज रखा। ये उस टाइम पे बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन कर ली थी जिसके अंदर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको निमोनिक्स कहते थे। ये कि हमने असेंबली लैंग्वेज को डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया। तो हमें एक एक रास्ता मिल गया कि ऐसी लैंग्वेजेस बन सकती हैं जो जिनके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अंदर जस्ट सिंबल्स के जो अल्फ़ाबेट्स, सिंबल के जो कोड थे उनके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए थे, जिनका नाम हमने निमोनिक्स रखा था। और इसकी डिटेल अगर आपने समझना है तो लेक्चर नंबर 3 को आप सुन लें। और इसके लिए जो, क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, असेंबलर बनाया था। जो असेंबली हम क्या करते, प्रोग्राम असेंबली में लिखते थे और फिर उसके बाद असेंबलर को देते थे और असेंबलर उसको मशीन के अंदर ट्रांसलेट कर देता था। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था, जो नुमेरिक डेटा था उसको 0 1 की फॉर्म के अंदर ही राइट करना पड़ता था, जो काफ़ी मुश्किल था। और ये भी मशीन लैंग्वेज, जो ये असेंबली लैंग्वेज थी, ये भी क्या थी, मशीन डिपेंडेंट थी। हमें रास्ता मिल गया कि चलो हम लैंग्वेज बना सकते हैं। तो हम चाहते थे कि ऐसी लैंग्वेज डिज़ाइन करें जिसके अंदर हमें 20+25 को डायरेक्ट टाइप करना पड़े, मीन कि 0 1 के अंदर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिल आखिर हमने ऐसी लैंग्वेज बना डाली जिनके अंदर हम 20+25 या कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सीधी इंग्लिश और इंग्लिश वर्ड की मदद से लिखते थे, मीन कि 0 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करते थे। उस बेस पे हमने लैंग्वेज को
टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो लैंग्वेज, एक कैटेगरी में हम उन लैंग्वेज को रखा जिनके अंदर हम 01 का यूज़ करते थे, और दूसरी कैटेगरी के अंदर हमने उन लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज को रखा जिनके अंदर हम 01 का इस्तेमाल नहीं करते थे। बेसिकली हमने लैंग्वेजेस की दो क्लासेस बना दी। ठीक है, जरा मैं कहूँ अपनी क्लास में हमने चाहता हूँ कि 10th के बच्चे हैं, 10 हमारे पास 4 से 100 बच्चा है, वो एक क्लास के अंदर तो नहीं आ सकता है, सारे बच्चे 10th की। ठीक है, अब हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, जो लायक बच्चे हैं उनको सेक्शन ए में रख देते हैं, जो उससे नालायक है कुछ बच्चे, ठीक है, टेस्ट लेते हैं जो जिनके सबसे हमने सपोज 30 की 4 सेक्शनें बना दी, तो 30 पहली थर्ड के अंदर हम टेस्ट लेंगे, जो सही लायक बच्चे होंगे उसको ए में रख देंगे, जो उससे कम वाले बच्चे 30 होंगे उनको सेक्शन बी में, सेक्शन सी, सेक्शन 4 डी। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी कैटेगरी आपने बना दी है। लेकिन हमने लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बनाया, क्योंकि जिनके अंदर 01 का इस्तेमाल करते थे उसको हमने लो लेवल लैंग्वेज का नाम दे दिया उस कैटेगरी को, और जिनके अंदर हम 01 का इस्तेमाल नहीं करते थे, डायरेक्ट हम टाइप करते थे, उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दे दिया। तो ये इन कैटेगरीज के में। और लो लेवल लैंग्वेज जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 मशीन लैंग्वेज जो टोटली 01 थे, और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस कर चुके, जिसके अंदर सिर्फ न्यूमोनिक्स कोड को छोड़ के बाकी इसमें भी क्या थे, 01 यूज़ होते थे। इन दोनों को हमने लो लेवल कैटेगरी के अंदर रखा। और इसके अलावा इनके मशीन और असेंबली लैंग्वेज के अलावा बाकी जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर रखा है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं। अगर हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर सी आती है, फोर्ट्रान आती है, बेसिक आती है। स्ट्रक्चर के अंदर भी वही चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, सी, फोर्ट्रान, बेसिक। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ठीक है, ये जो पाइथन, ये सारी कौन सी हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ जस्ट मशीन और असेंबली लैंग्वेज, कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन करे कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो अगर वो आप देखने कि वो मशीन या असेंबली लैंग्वेज तो नहीं है, अगर वो है तो आप तो कह देंगे ये लो लेवल लैंग्वेज है। और अगर आप इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, तो उसको आप कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाएगी। तो अब आती है इनकी डेफिनेशन के ऊपर। लो लेवल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज डेट इज क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल थी, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए क्या थी, आसान थी, क्योंकि उनका 01 का इस्तेमाल होता था, और कंप्यूटर क्योंकि 01 पे ही चलता है तो इसलिए कंप्यूटर के लिए आसान थी, हमारे लिए क्या थी, मुश्किल थी। तो इसलिए उनको आपने क्या कह दिया कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब है, जो जिसके करीब जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए आसान होगी, और फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज से क्या थी, मुश्किल थी, इसका लो लेवल लैंग्वेज। द लो लेवल लैंग्वेज असेंबली आर टाइपिकली यूज टू डेवलप अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि मशीन के अंदर तो हम प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते, तो नॉर्मल तौर पे जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनकी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, लाइनक्स, विंडो, यूनिक्स, इन के लिए इनके अंदर हम कह सकते हो डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी असेंबली को, क्योंकि मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं है। और जैसे पता है कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज, जिससे हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, जिसको वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज जो वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं और उनकी कौन सी टाइप्स हैं। अब आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिनके अंदर हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को लिखा करते थे इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके, और इसके अंदर हम 01 का इस्तेमाल नहीं करते, हमें 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज डेट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब इधर हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमारे करीब है, हमें इनकी समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर उसको समझता नहीं है, कंप्यूटर के लिए मुश्किल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे।
Instruction of high level language are written English like words such as scanf, printf, etc. इसके अंदर हम इंग्लिश के जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने अपने वर्ड होती है। जैसे सी लैंग्वेज जो हम अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम अगर कोई रिजल्ट शो करवाना है तो उसके लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। यूज़र से कोई डेटा लेना है तो उसके लिए स्कैन एफ यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करें तो उसके लिए अगर आपने कोई रिजल्ट शो करवाना है तो उसके लिए सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यूज़र से कोई डेटा लेना है तो सी एन का यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं और इसके अंदर 0 1 की फॉर्म में डेटा में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ता, तो इसलिए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू राइट, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई। इसलिए इस प्रोग्राम लिखना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है, और अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मीन कि कोई तब्दील करना पड़ जाए, उसमें कोई कमी बेशी आ गई तो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा ऐड करनी हो या उसमें से कोई कम करनी हो, तो वो हमारे लिए क्या है, आसान है, क्योंकि इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें सी है, सी प्लस प्लस है, सी हैश इसका लिखा जाता है लेकिन इसको सी शार्प पढ़ा जाता है, जावा है, विजुअल बेसिक है। ठीक है, ये पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन है, ठीक है, कबोल है, पास्कल है, ठीक है, अडा है। ये सारी कौन सी है, हाई लेवल है। मीन मशीन और असेंबली को छोड़ के बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो असेंबली में लिखा जाए या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उसको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। और ज़ाहिर है आपको जैसे कि बताया, सोर्स कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर जस्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड कर, जिसको आप ऑब्जेक्ट कोड कहती हैं। तो इसलिए इसका जो हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड है, इसको भी असेंबली लैंग्वेज की तरह ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, किसकी मदद से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मदद से। और इसके लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं वो कंपाइलर यूज़ करते हैं और इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। क्योंकि असेंबलर था वो असेंबली को ट्रांसलेट करता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, लो ना बोलिए, क्योंकि लो भी बोलेंगे तो लो के अंदर, लो एक कैटेगरी है, कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक कैटेगरी का नाम है जिसमें दो लैंग्वेज आती है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती हैं। तो ज़ाहिर है हमने हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो कि है मशीन लैंग्वेज है। तो इसके लिए कंपाइलर भी यूज़ होता है और इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह हम जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज को आगे से प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया गया। ये जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये टॉपिक उनके सिलेबस के अंदर ऐड है, लेकिन पिंडी बोर्ड है उनके सिलेबस के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं है। लेकिन अपने नॉलेज के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए ये टॉपिक समझ लें। स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या होता है कि अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मैं इस तरह अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपके पास ये आपकी बुक होती है, 10th की बुक है, तो इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। हालांकि आपने पढ़नी पूरी बुक होती है, बिकॉज आप सपोज हमारे पास 7 चैप्टर है, तो बुक तो आपने पूरी 7 चैप्टर पढ़नी है, तो क्यों ना एक ही बुक होनी चाहिए। चैप्टर क्यों बनाते हैं, चैप्टर इसलिए बनाते हैं कि बुक के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको आप चैप्टर बना देते हैं। जब आप चैप्टर 1 पढ़ रहे होते तो आपकी सारी अटेंशन चैप्टर नंबर 1 के अंदर होती है। ठीक है, जब आप चैप्टर 1 तैयार कर देते हो फिर आप चैप्टर नंबर 2 तैयार करते हो। तो इस तरह अब इनके स्टेप्स के अंदर काम करना क्या होता है, आसान होता है। और एक दफ़ा पूरी बुक को उसको करना आपके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मिशन जब भी काम बहुत बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो पार्ट्स के अंदर हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमें क्या करना पड़ता है कि उस वो काम क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान होता है। इसलिए हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये किया कि हमने अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे, एक बड़ा प्रोग्राम नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रोसीजर बोलते हो। ठीक है, ये मॉड्यूल्स बोलते हो। मॉड्यूल प्रोग्रामिंग कंसिडर एक मॉड्यूल, एक प्रोग्राम के अंदर एक मॉड्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। और मॉड्यूल के अंदर क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं जो स्पेसिफिक काम कर रही होती है। मैं फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर को सम करना है,
ठीक है, हमने दो नंबर को सम करना है, तो हम एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम तो एक है, उसको सम भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम में सम और सब्ट्रैक्शन दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या कर दें, एक प्रोग्राम लिखें और उसके अंदर सम के लिए अलग पार्ट बना दें और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग पार्ट बना दें, तो इसको बोलेंगे मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो एडिशन के लिए अलग मॉड्यूल हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग मॉड्यूल होगा, और प्रोग्राम क्या करेगा, इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लेगा। तो इस तरह क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम के एक से ज़्यादा क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। हमारे पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फोर्ट्रान है, पास्कल है, सी है, बेसिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसेट है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक होता है सुपर सेट, एक होता है सबसेट। सुपर सेट ये होता है कि जो बड़ा सेट होता है, और जो सबसेट होता है वो छोटा सेट होता है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट सुपर सेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो लैंग्वेजेस हैं वो प्रोसीजर के अंदर पाई जाती है, उसका पार्ट है। क्योंकि प्रोसीजर के अंदर स्ट्रक्चर भी आती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसीजर नहीं आते, क्योंकि बड़ी लैंग्वेज प्रोसीजर है, प्रोसीजर का जो पार्ट है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके अंदर आप प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर, जिसको आप फंक्शन कहते हो। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बचे। ठीक है, ये हमारे जो 10th के स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह जब आप जो फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, और जो फंक्शन होता है वो वैल्यू करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते हैं, और फंक्शन वो होता है जो हमें क्या करे, वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो इंशाल्लाह जब हम जाएंगे फंक्शन वाले चैप्टर पे, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड का तो नहीं है, लेकिन जो हमारे बीएस के स्टूडेंट और जो पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड हैं उनके स्टूडेंट हैं, उनके अंदर जो फंक्शन है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये बस कंसेप्ट आपने याद रखें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज होते हैं, फंक्शन वो होता है जो हमें रिटर्न वैल्यू नहीं करता। ठीक है, और जो प्रोसीजर होता है वो कोई रिटर्न वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू रिटर्न कर सकता है और प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको 3 फंडामेंटल के अंदर डिस्कस किया गया। हमारे ये बेसिकली 3 चैप्टर हैं। ठीक है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन। जो हमारे पास सीक्वेंस है ये आपका चैप्टर नंबर पंजाब बोर्ड वालों का चैप्टर नंबर 2 है, और फेडरल बोर्ड वालों का चैप्टर नंबर 3 है। और जो सिलेक्शन है ये पंजाब बोर्ड वालों का चैप्टर नंबर 3 है और उनका चैप्टर नंबर 4 है। क्योंकि फ़र्क है कि आप उनकी सी लैंग्वेज पंजाब बोर्ड वालों की चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रही है, और जबकि फेडरल बोर्ड वालों की चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस क्या होता है? इन अ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। इसके अंदर सीक्वेंस तरतीब को बोलते हैं, और आपको जैसे ही पता है, जैसे मैंने कहा था कि आपने पहले लेक्चर 1 सुनना है, लेक्चर 2 सुनना है, लेक्चर 3 सुनना है और लेक्चर 4 सुनना है। तो ये सीक्वेंस को आपने ब्रेक नहीं करना। ठीक है, सीक्वेंस में क्या होता है कि आपने तरतीब के अंदर आने के, कंप्यूटर क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन 1 को चलाता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 को चलाता है, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को चलाता है। सपोज हमने क्या करना है, 2 नंबर को सम करना हो, ठीक है, या किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो, या ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू है ए को हम 5 देंगे, बी को 6 देंगे। मीन कि पहले ए चलेगा, फिर उसके बाद बी चलेगा, फिर हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, शो एस कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेप 1 ए को वैल्यू साइन होगी, स्टेप नंबर 2 बी को वैल्यू साइन होगी, फिर दोनों वैल्यू प्लस करके हम एस के अंदर स्टोर कर देंगे और एस के रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करवा देंगे। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर नो स्टेटमेंट स्किप आर एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। ठीक है, जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो, उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट जो लिखी हुई हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा इसके अंदर मुमकिन नहीं होता। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट क्या हो, एक से ज़्यादा दफ़ा चले। ठीक है जी, जो हमारे पास जबकि सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर तो सीक एक तो उनकी तरतीब के अंदर चलती हैं और कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। जबकि सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड आर स्किप ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंडीशन। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जो हमारी डेली लाइफ एग्जांपल है, कि अगर आप
बस के अंदर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़रा आप क्या करोगे, लाइन में लगोगे। लाइन में क्या होगा, गाड़ी के अंदर कैसे इंटर होगे, जो फर्स्ट पे खड़ा है वो पहले इंटर होगा, फिर उसके जो बाद वाला इंटर होगा, फिर बाद वाला इंटर होगा। बीच में कोई ये नहीं है कि आप उस किसी बंदे को कहेंगे स्किप कर दे, ठीक है। आप एटीएम को पैसे ड्रा करवा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लाइन में खड़े हो जाएंगे। मीन कि आप क्या करोगे, जो पहला बंदा वो पहले पैसे निकलवाएगा, जो उसके बाद आया वो उसके बाद निकालेगा। तो जिस तरतीब में वो आए उसी तरतीब में क्या करेंगे, वो पैसे निकलवाएंगे। तो इसके अंदर कोई बंदा स्किप नहीं हो सके, आपने ये हो कि ये बंदा पैसे निकालेगा, ये पैसे नहीं निकालेगा, ठीक है। ये हमारे पास सीक्रेट है। लेकिन अगर आप जब पेपर्स एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सारे जाओगे सारे ही पास होगे, ठीक है। उसमें आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने हो, मीन कि अगर आप कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर अगर आपके 55 का है, तो उसके अंदर अगर आपके 22 मार्क्स हुए, ठीक है, 40% नंबर आपके हुए, तो आप पास हो जाएंगे। और जो 22 से कम नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन डिसाइड करेगी कि जो बच्चे उस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे उनका रिजल्ट शो होगा, पास शो होगा। और जो नहीं फुलफिल करेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इसके अंदर क्या आता है कि हम सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते, कंडीशन की बेस पे कुछ स्टेटमेंट चलती हैं और कुछ स्टेटमेंट क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। अगर आप पास हो जाते हो तो आप फेल वाला काम स्किप हो जाएगा, अगर आप फेल हो जाते हो तो आप पास वाला काम क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसके लिए इंशाल्लाह हम इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिपीटिशन होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अनटिल कंडीशन रिमेन ट्रू, ठीक है। हमारे पास जो स्टेटमेंट होती हैं, अगर आपने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेपिटेशन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम वाइल लूप, फार लूप और डू वाइल लूप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका सीक्वेंस एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सिलेक्शन आपका चैप्टर नंबर 4 है, और रेपिटेशन को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका ही बच्चे, हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, जो पंजाब बोर्ड के हैं। और जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इंशाल्लाह रिपीटिशन को डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा, ये कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको आप प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सब सेट ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको आप क्लासेस बोलते हैं। एक न्यू कंसेप्ट आया है हमारे पास, और आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेती हैं, कुछ भी लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर दो चीज़ें देती हैं, एक उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है, और एक उसकी क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। मैं एग्जांपल मोबाइल की देता हूँ। मोबाइल, अगर आप मोबाइल लेना चाहते हो, तो उसमें आप देखते हो कि उसके फंक्शन क्या हैं, कि वो ब्राउजिंग कर सकता है, ठीक है, वो कॉल कर सकता है, उसके अलावा वो मैसेज कर सकता है। अब उसके करेक्टरिस्टिक के, कि उसका कलर कौन सा है, उसका ब्रांड कौन सा है, उसका क्या कहते हैं कि उसका कैमरा किस क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये चीज़ उसकी क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं। इंसानों की बात करें तो अरनान का उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये उसके फंक्शन है। और उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसका कलर, उसकी हाइट, उसका वेट, ठीक है, ये क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसने क्या किया गया कि जो हमारे पास फंक्शन थे और जो करेक्टरिस्टिक थी, उनको मिला करके बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। और क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मीन की जो करेक्टरिस्टिक है, वो जिसमें इंसान की बात करें तो उसका हाइट, उसका कलर, उसका वेट, ये इसका डेटा हो जाएगा। फंक्शन, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, ये क्या हो जाएंगे, उस फंक्शन हो जाएंगे। तो इन दोनों को उन्होंने मिला दिया। इट मे बी रिप्रेजेंट पर्सन, थिंग और अ प्लेस इन अ रियल वर्ल्ड, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की तरह प्रोग्रामिंग है। और ये हमारे पास जो, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज देखें, तो ये हमारे पास प्रोसीजर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे इजी लैंग्वेज है, इसलिए हमारे लिए और आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो इसलिए आजकल जितनी भी जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग हो रही है, वो किस में हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो रही है, ठीक है। और इस ऊप्स के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शन और डेटा को
कंबाइन कर देते हैं। इससे पहले जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उनके अंदर डेटा और प्रोग्राम को कंबाइन करना पॉसिबल नहीं था। हमारे पास सबसे जो आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे वो पढ़ोगे C++। सी जो है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर क्लासेस कंसेप्ट आपको दिए है। इसके अलावा C# है, जावा है, विजुअल बेसिक है। ये आपके पास कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी। अब थोड़ा सा हम इन लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये पेपर के अंदर आती हैं। पहले इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बच्चे कौन सी हैं? ये हमारे नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर में, कि हमारे हार्डवेयर के करीब है। मैं साथ ये पेन भी ले लूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम हाई पे आते हैं। हाई किसके साथ है? इट इज़ नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये कौन सी? ये ह्यूमन लैंग्वेज की के करीब है। और ये किसके करीब है? कंप्यूटर हार्डवेयर के। ज़रा लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड मॉडिफाई। ठीक है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है इनको सीखना मुश्किल है और इसको चेंज करना मुश्किल है, जबकि इट इज़ ईजी टू लर्न एंड मॉडिफाई। इसको सीखना और चेंज करना हाई लेवल लैंग्वेज को आसान है। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। ज़ाहिर है कि ये 0-1 की फॉर्म में होती हैं आई लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो इसलिए हमें हार्डवेयर का नॉलेज का होना पता होना ज़रूरी है। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इसके लिए हमें जस्ट उस लैंग्वेज के नॉलेज का पता होना चाहिए। बाकी हमारी मशीन लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं होता कि उसके लिए उसका ट्रांसलेटर जाने और मशीन जाने। ठीक है, तो इसलिए हमें हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, और जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। हमारे लिए अब ये मसला हल हो गया कि अब हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हर प्रोग्राम पे चले, हर कंप्यूटर पे चलेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम जो तमाम कंप्यूटर पे चले उसको मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन से कोई कंसर्न नहीं है, मशीन से आज़ाद है। और जो उस मशीन पे चले जिस पे हम लिखें तो हम बोलेंगे ये मशीन डिपेंडेंट है। अच्छा, जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, हम राइट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन में हम क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसलिए अगर आपने हार्डवेयर के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए सूटेबल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। और अगर आपने यूज़र के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ट है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर C++, जावा, बेसिक, कोबोल, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज आती हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आज के मेरे लेक्चर की आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगले बार जो हमारे जो हमारे C++ सी लैंग्वेज का जो कोर्स है इसकी जो बाकी जो वीडियो वो आप तक आती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।